आतिश फिशा बुक 1 पार्ट 5। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। लड़के की जिंदगी खतरे में थी। प्रताप सिंह उस वक्त को चालाकी नहीं दिखा सकता था। उस चीनी की उंगली की मामूली सी हरकत विजदान की जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। उसने पिस्तौल फेंक दिया। तुम बचकर नहीं जा सकोगे, वो चीनी की तरफ देखते हुए बोला। तुम्हारा एक साथी मेरे हाथों जख्मी होकर भाग गया है। बाहर 2 पुलिस वाले और मेरे 2 गार्ड्स मकान की छत पर मौजूद हैं। तुम यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सकते। बेहतर है कि इस लड़के को छोड़ दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये लड़का इस वक्त मेरी जिंदगी का जमानत है, मेरी जिंदगी का जमानत भी और $10,000 का चेक भी। मैं इस लड़के को जिंदा लेकर जाएगा तो मेरे को $10,000 का मिलने का है, और तुम्हारे गार्ड्स हमारे जाने के बाद तुम छत से उनका लाश उठवा लेना। प्रताप सिंह चौंक गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रब दी सौ। इस लड़के को छोड़ दे, अभी तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। चीनी ने पिस्तौल से इशारा किया। इस तरफ आ जाओ, कमरे का अंदर, इधर। प्रताप अभी तक दरवाजे में ही खड़ा था। वो अंदर आ गया। चीनी वजदान को गर्दन से पकड़े उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पिस्तौल से उसने प्रताप सिंह को जद में ले रखा था। खौफ की शिद्दत से वजदान का चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। लगता था उसके जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। चीनी उसे अपने साथ खींचता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। प्रताप सिंह भी मोहतात अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता दरवाजे से बाहर आ गया। चीनी वजदान को गिरफ्त में लिए राहदारी में उल्टे कदमों चलता हुआ अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मकान के पिछली तरफ वसी लॉन था। कोई कंपाउंड वॉल नहीं थी, बल्कि दूसरे मकानों के लॉन साथ मिले हुए थे। प्रताप सिंह को समझने में देर न लगी कि जब वो मकान के सामने वाले रुख पर दूसरे हमलावर से नबरत आजमा था, उस वक्त ये चीनी किसी तरह अकबी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसे ये भी अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि हमलावर सिर्फ 2 ही थे। एक वो जो प्रताप सिंह के हाथों जख्मी होकर भागा, और एक ये जो छत पर उसके दोनों मुहाफिजों से निमटने के बाद अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अब इसी रास्ते से वापस जा रहा था। चीनी वजदान को गिरफ्त में लिए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। उसके पिस्तौल का रुख अब भी प्रताप सिंह की तरफ था और प्रताप सिंह भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो हर कीमत पर उस चीनी को रोकना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई बात उसकी समझ में नहीं आई थी। फिर वो चीनी के पीछे देखते हुए अचानक ही चीखा, नहीं ऑफिसर, गोली मत चलाना। उसका ये नफ्सियाती हरबा 100% कामयाब रहा। चीनी बड़ी तेजी से पीछे मुड़ा। प्रताप के लिए इतना ही काफी था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ चीनी के ऊपर जा गिरा। चीनी बदहवास हो गया। वजदान की गर्दन पर उसकी गिरफ्त छूट गई, अलबत्ता दूसरे हाथ में पिस्तौल मौजूद रहा। प्रताप सिंह उसे लिए हुए साथ गिरा। उसने सबसे पहले चीनी के पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाला। उसने चीनी की कलाई इस तरह मरोड़ दी कि पिस्तौल का रुख दीवार की तरफ हो गया। हाथ पर दबाव पड़ने से ट्रिगर दब गया। गोली दीवार में पेवस्त हो गई। वजदान भाग जाओ, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो, प्रताप सिंह चीखा। वजदान भी उस चीनी के साथ फर्श पर गिरा था। वो उठकर कमरे की तरफ दौड़ा और अंदर घुसकर धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। प्रताप सिंह के नीचे दबा हुआ चीनी अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रताप की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। वो उसकी कलाई को मरोड़ता चला गया। पिस्तौल का रुख अब चीनी के सर की तरफ हो गया और बिला आखिर पिस्तौल किनार उसकी कनपट्टी से लग गई। चीनी की आंखों में वहशत से उभर आई। वो ट्रिगर से उंगली हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रताप ने उसके हाथ को इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। प्रताप सिंह ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए जोर का झटका दिया। डस की आवाज उभरी और पिस्तौल की नाल से निकलने वाली गोली उस चीनी की कनपट्टी में सुराख करती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। खून के छींटे प्रताप के चेहरे पर भी पड़े। ओ तेरा सत्यानाश, प्रताप सिंह ने कहा और हाथ को एक झटका दिया। चीनी के जिस्म में पैदा होने वाले तशन्नुज की कैफियत से ट्रिगर एक बार फिर दब गया। ये गोली भी खोपड़ी में ही पेवस्त हुई थी। प्रताप उसे छोड़कर एक झटके से उठ गया। उसने कुर्ते के दामन से अपने चेहरे से खून के छींटे पोंछे और चीनी की तरफ देखने लगा। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून राहदारी के फर्श पर बिछे कालीन को तर कर रहा था। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। प्रताप मुड़कर बेडरूम की तरफ दौड़ा। ओ वजदान पुत्र, वो दरवाजा खोल, वो दरवाजा खटखटाते हुए बोला। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। वजदान सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। प्रताप ने उसे पकड़कर अपने साथ लिपटा लिया। ओ अब डरने की कोई जरूरत नहीं, खत्म हो गया है वो। मेरे होते हुए तुझे कुछ हो सकता था बड़ा? तू तो बड़ा बहादुर लड़का है। उसने कालीन पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। अब इधर कोई नहीं आएगा, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले, और अगर कोई आ जाए ना तो उड़ा देना उसे गोली से। वैसे आएगा नहीं कोई, एक भाग गया है, एक मर गया है। ओ तू डरता नहीं, मैं अभी आता हूँ।
तुम कहाँ जा रहे हो चाचा? वजदान के लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। मैं छत पे सूतर सिंह को देखने जा रहा हूँ, तू दरवाजा बंद कर ले। उसके बाहर निकलते ही वजदान ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। प्रताप सिंह बरामदे में आ गया। उसने बल्ब जलाया और इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर गोलियों के कई निशानात थे। एक दो गमले भी टूट गए थे। वो बरामदे से उठकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलकर बाहर झांका। दोनों पुलिस वालों में से कोई भी नजर नहीं आया। दरवाजा बंद करके वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। उसके दोनों गार्ड्स छत पर पड़े थे। उसने हिला जुलाकर दोनों को चेक किया। दरबार सिंह खत्म हो चुका था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। अलबत्ता सूतर सिंह जिंदा था, लेकिन बेहोश पड़ा था। प्रताप दौड़ता हुआ नीचे आया और लाउंज में रख के फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। पुलिस को वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसे बताया गया कि गली में रहने वाले एक और शख्स ने पुलिस को फोन पर फायरिंग की इत्तला दे दी थी और पुलिस पहले ही रवाना हो चुकी थी। प्रताप फोन का रिसीवर रखकर बाहर आ गया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज इंस्पेक्टर चियांगशु था। उसने आते ही चंद पुलिस वालों को गली में फैला दिया। 3 पुलिस वालों को उसने अपने साथ रखा। प्रताप उसे बता रहा था कि किस तरह वो मकान की छत पर उठा पटक की आवाजें सुनकर कमरे से बाहर निकला था, और जब वो अपने बॉडीगार्ड सूतर सिंह को आवाज देता हुआ बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आया तो उस पर जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अगर वो बर वक्त गमलों के पीछे छलांग ना लगा देता तो वो छलनी हो जाता। हमलावर वजदान को अगवा करके ले जाना चाहते थे, प्रताप इंस्पेक्टर को बता रहा था। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो वो चीनी उसे साथ ले जाने की बजाय यहीं गोली मार के हलाक कर देता, जिसका उसे मौका भी हासिल था। लेकिन वो उसे जिंदा अपने साथ ले जाना चाहता था। उसके बदले उसे $10,000 मिलने की तवक्को थी। तुम्हें कैसे पता चली ये बात? चियांगशु ने उसे घूरा। तो उसने खुद बताया था मुझे उसके अल्फाज अच्छी तरह याद है। उसने कहा था कि ये लड़का ना सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए उसकी जिंदगी की जमानत है, बल्कि $10,000 के चेक की हैसियत भी रखता उसके लिए। वो उसे जिंदा साथ लेके जाएगा तो उसे $10,000 मिलेंगे। तुम्हारे ख्याल में हमलावर कौन हो सकते हैं? मेरा मतलब है उनका ताल्लुक किससे होगा? चियांगशु ने प्रताप की तरफ देखा। दारा, उसके अलावा और कौन हो सकता है? वजदान अपने वालिदैन के कत्ल का चश्मदीद गवाह है। दारा उसे हर कीमत पे खत्म करना चाहता है। वो ये भी चाहता होगा कि वजदान को उसके सामने कत्ल किया जाए, ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि अब उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह जिंदा नहीं रहा। और गालिबन इसीलिए उसने वजदान को अगवा कराने के लिए इन चीनी कातिलों की खिदमत हासिल की थी। लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। बात समझ में आती है। तुमने बताया था कि तुमने छत पर धींगा मुश्ती की आवाजें 2 बजे के करीब सुनी। क्या तुम उस वक्त सो चुके थे या जाग रहे थे? चियांगशु ने पूछा। मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। वो बात दरअसल ये है कि रात 10 बजे के करीब हमने होटल से खाना मंगवा कर खाया था। फिर वजदान तो थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन मैं अपने बिस्तर में लेटा किताब पढ़ता रहा। वो किताब खासी दिलचस्प थी। मैंने उसे खत्म करके ही छोड़ा। किताब रखकर मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। प्रताप सिंह खामोश होकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा। आबिद अली की डायरी का तस्करा वो दानिस्ता तौर पर गोल कर गया था। और हाँ, एक और अहम बात तो मैं बताना ही भूल गया। वो क्या? क्या उस बात का इस वाक़े से कोई ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है इंस्पेक्टर। गुज़िश्ता रोज हम होटल से खाना खा के वापस आ रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से हमें एक चौराहे पर गाड़ी रोकनी पड़ी। वजदान मेरे साथ कार की अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल हमारी कार के करीब आकर रुकी, जिस पर 2 चीनी सवार थे। वजदान ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो उसके माँ बाप के कातिलों में से एक था। उसने भाबों पर खंजर से वार करके उसे हलाक किया था। वजदान ने चीख कर मुझे इसके बारे में बताया तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा। उन चीनियों ने भी वजदान को देख लिया। उसने मोटरसाइकिल एक झटके से आगे बढ़ा दी और सिग्नल तोड़ते हुए निकल गए। हमने उनका पीछा करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे? मैं उनमें से किसी का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख सका, लेकिन लड़के ने उन्हें पहचान लिया था। लड़का कहाँ है? अंदर कमरे में। ठीक है, मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन पहले इधर का मुआयना कर लें, इंस्पेक्टर चियांगशु ने कहा। वो सबसे पहले जीने पर से होते हुए छत पर आ गए। दोनों कांस्टेबल इंस्पेक्टर के साथ थे। इंस्पेक्टर ने झुककर टॉर्च की रोशनी में पहले दरबार सिंह को देखा। वो खत्म हो चुका था। वो सूतर सिंह की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये जिंदा है, वो बड़बड़ाया, फिर कांस्टेबलों की तरफ देखते हुए बोला, इसे नीचे ले चलो और होश में लाने की कोशिश करो। दोनों कांस्टेबल झुककर सूतर सिंह को उठा के नीचे ले गए। इंस्पेक्टर और प्रताप भी नीचे आ गए और अंदर दाखिल होकर राहदारी में उस चीनी की लाश के करीब रुक गए, जिसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। चेहरा खून से तर हो रहा था। ये कैसे मरा? क्या तुमने? ओ नहीं बादशाह, ये अपने ही पिस्तौल से अपने ही हाथों मरा है। पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में है। इंस्पेक्टर ने झुककर लाश का मुआयना किया। उसने लिबास की तलाशी भी ली।
सिगरेट का एक पैकेट, लाइटर और कुछ रकम बरामद हुई। ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त हो सकती। प्रताप सिंह ने दस्तक देकर बेडरूम का दरवाजा खुलवा लिया था। वजदान हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। पुलिस आ गई है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। लाओ, पिस्तौल मुझे दे दो। प्रताप ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। वजदान ने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया और खुद भी उससे लिपट गया। प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपाने लगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुआ। वो वजदान से पूछगछ करने लगा और प्रताप सिंह बिस्तर की चादर उठाकर बाहर निकल गया। उसने चादर राहदारी में पड़ी हुई चीनी की लाश पर डाल दी थी। इंस्पेक्टर चियांगशु उस चीनी के बारे में वजदान से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वजदान अब बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था और बड़े पुरएतमाद लहजे में उसके सवालों के जवाब दे रहा था। इसी दौरान में प्रताप सिंह दोबारा कमरे में आ गया। टेलीफोन कहाँ है? इंस्पेक्टर ने प्रताप की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरे कमरे में। मेरे साथ आओ, प्रताप ने कहा। उसके साथ ही वजदान भी लॉन्च में आ गया। इंस्पेक्टर ने फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए और एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भेजने की हिदायत देकर फोन बंद कर दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी इंस्पेक्टर, यहाँ ड्यूटी देने वाले तुम्हारे दोनों कांस्टेबल कहाँ गायब हो गए? प्रताप ने कहा। यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ सकी। उन्हें सख्ती से हिदायत थी कि वो ड्यूटी के दौरान में गफलत न बरतें। अगर वो ड्यूटी छोड़कर कहीं चले गए हैं तो इस बेपरवाही पर उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनसे इस किस्म की कोई गलती हुई होगी। जरूर कोई गड़बड़ है। और फिर उसकी तस्दीक भी हो गई। प्रताप कुछ कहना चाहता था कि फोन की घंटी बजी। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। एक लम्हे बात की, फिर रिसीवर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए कॉल है। यस, चियांगशु। इंस्पेक्टर ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। फोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर के चेहरे के तासुरात बदल गए। प्रताप गहरी नजरों से उसका जायजा लेता रहा। इंस्पेक्टर तकरीबन 5 मिनट तक चाइनीज जुबान में बात करता रहा। फिर उसने रिसीवर रख दिया और प्रताप की तरफ देखते हुए बोला, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। गड़बड़ की तस्दीक हो गई है। दोनों कांस्टेबल डबलिन रोड पर बेहोश पड़े पाए गए हैं। अभी कुछ देर में वो यहाँ आएंगे तो उनसे सूरत हाल का सही अंदाजा होगा। मैंने फोन पर तुम्हारी बातों से कुछ अंदाजा लगा लिया था वैसे, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। वो तवील अरसे से सिंगापुर में रह रहा था। चीनी जुबान अगरचे वो रवानी से बोल नहीं सकता था, लेकिन समझता अच्छी तरह था। सूतर सिंह अभी तक होश में नहीं आ सका था। प्रताप सिंह को उसके बारे में तशवीश भी थी कि कहीं वो बेहोशी की हालत में अगले जहान को ना सुधार जाए। उसने इंस्पेक्टर चियांगशु से अपनी तशवीश का इजहार किया तो इंस्पेक्टर ने सूतर सिंह को अपनी जीप में डालकर 2 कांस्टेबलों के साथ अस्पताल भिजवा दिया। उसके थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और फोटोग्राफर भी पहुंच गया। रात का घर से पिछला पहर था, लेकिन कुछ लोग घरों से निकलकर गली में आ गए थे। कुछ लोग तो फायरिंग की आवाजें सुनकर जाग गए थे, लेकिन उस वक्त कोई भी डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकला था। अब पुलिस के आने के बाद कुछ लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर अपनी निगरानी में मुख्तलिफ जावियों से लाशों की तस्वीरें खिंचवा रहा था। चीनी की लाश की तस्वीर खिंचवाने के बाद उसने लाश के हाथ में दबा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और उसे रुमाल में लपेटकर एक कांस्टेबल के हवाले कर दिया। लाश उठवाने का उसने हुक्म दिया। तकरीबन उसी वक्त पुलिस की एक जीप उन दोनों कांस्टेबलों को लेकर भी आ गई। उन दोनों कांस्टेबल्स का बयान बड़ा दिलचस्प था। उनके कहने के मुताबिक 1:30 बजे के करीब एक कार आके वहां रुकी, जिसमें से 3 पुलिस वाले निकले। उन्होंने कहा कि आर्चर्ड रोड पर लकी प्लाजा के करीब एक इमरजेंसी के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा पुलिस नफरी की जरूरत पड़ गई है, तो हमारे साथ चलो। चिंग नामी कांस्टेबल ने कहा, मैंने उन्हें कहा भी था कि हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि इंस्पेक्टर चियांग ने उन्हें फौरी तौर पर तलब किया है। अगर हम चाहें तो टेलीफोन पर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। उस वक्त रात का 1:30 बजा था। सरदार साहब शायद सो चुके थे। छत पर उनके बॉडीगार्ड भी नजर नहीं आ रहे थे, वो भी शायद ऊँग गए थे। यहाँ से टेलीफोन करने के लिए सरदार साहब को जगाना पड़ता, जिससे मैंने मुनासिब ख्याल ना किया। कार में आने वाले पुलिस पार्टी के सरबराह ने कहा कि हम चौराहे पे लगे हुए फोन से बात कर सकते हैं। मैंने अपने साथी से मशवरा किया और कार में बैठ गया। उन्होंने मेरे साथी को भी कार में बैठा लिया। उनमें से एक तो ड्राइविंग सीट पर बैठा और पिछली सीट पर 2 हमारे दाएं बाएं बैठ गए। हम उन दोनों के दरमियान दबकर रह गए। कार स्टार्ट होते उनमें से एक आदमी ने हमें सिगरेट दिए। हम कश लगाते रहे। उनमें से एक ने हमें बातों में लगाए रखा और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद उस सिगरेट में कोई नशावर चीज मिली हुई थी, क्योंकि मेरा दिमाग बोझल हो रहा था और जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और जहन पर गुनूदी भी तारी हो रही थी। मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने मेरी राइफल लेना चाही तो एक लम्हे को मैं चौंका। उस वक्त मुझे यह एहसास भी हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उस शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर मेरे सर पर दस्ते से ज़रब लगा दी। सिगरेट का नशा पहले ही अपना काम दिखा रहा था। पिस्तौल की ज़रब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा
और मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन में था और एक पुलिस वाला मिंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसके होश में आने पर हमें यहाँ लाया गया। मिस्टर प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल चिंग के खामोश होने पर प्रताप की तरफ देखते हुए कहा। इससे अंदाजा होता कि यह कार्रवाई बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई थी और इनकी तादाद 5 थी। 3 आदमी धोखे से मेरे कांस्टेबल्स को यहाँ से हटा के ले गए और 2 ने इस लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक जख्मी हो गया और दूसरा मौत का शिकार हो गया। मेरा एक बंदा मारा गया और दूसरे के बारे में भी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या तुम्हारे आदमी इतने बेवकूफ हैं कि बगैर तस्दीक के उन लोगों के साथ चल पड़े जो पुलिस की वर्दियां पहन के आए थे? क्या ये अपने स्टेशन वालों को नहीं पहचानते? इस सिलसिले में इंक्वायरी होगी और इन दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मैं दूसरे कांस्टेबल को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, वो वजदान की तरफ मुतवज्जो हो गया। बेटा, ये वही आदमी तो नहीं था जिसने तुम्हारी माँ को कत्ल किया था? नहीं, ये वो नहीं था। ठीक है प्रताप सिंह, उम्मीद है कि मुलजिमों का सुराग मिल जाएगा और हम उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। देखें जी क्या होता है। वैसे रब दी सो, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैंने तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। बेहतर तरीका ये होगा अगर उनमें से कोई नजर आ जाए तो खुद कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को मुत्तला कर देना, चांगशू ने कहा और पुलिस रुखसत हो गई। उस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। पुलिस के जाते ही गली में खड़े हुए कुछ लोग प्रताप सिंह के पास आ गए और हमलावरों के बारे में बात करने लगे। अगर इतना पता होता ना कि वो लोग कौन थे, तब तक उन सबको चुन चुन कर ठिकाने लगा चुका होता, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। आधा घंटा लोगों के सवाल जवाब में गुजर गया। लोग हमदर्दी जता रहे थे और प्रताप को उलझन हो रही थी। उसका एक बंदा मर चुका था और दूसरा अस्पताल में था। उसके बारे में इत्तला नहीं मिली थी कि वो होश में आया है या नहीं। वो वजदान को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था और ना ही उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी जान के दुश्मन मौके की ताक में थे और प्रताप नहीं चाहता था कि वजदान को कोई नुकसान पहुंचे। कमरे में आकर उसकी नजर बेड साइड पर रखी हुई आबिद अली की डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाकर मेज की सबसे निचली दराज में भरे हुए कागजों के नीचे रख दी। मुझे डर लग रहा है चाचा। प्रताप वजदान की आवाज सुनकर चौंक गया। वो उसके करीब ही खड़ा था। को डर किस बात का पुत्र? चलो अब तुम बिस्तर पे लेट जाओ, मुझे कुछ काम करना है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वजदान अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर में वो सो गया। पलंग की पट्टी पर बैठा हुआ प्रताप सिंह उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि इस छोटी सी उम्र में वो कितने संगीन और खौफनाक हालात से गुजर रहा है। पहले उसने माँ बाप का खून होते देखा और अब उसके सामने 2 खून और हुए थे। प्रताप सोच रहा था कि जब वजदान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखा गया था तो उसकी क्या हालत हुई होगी। उसने मुड़कर एक बार फिर वजदान की तरफ देखा और फिर उठकर लाउंज में आ गया। बेडरूम का दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया था। फोन उठाकर उसने अपने एक दोस्त का नंबर मिलाया। कॉल तकरीबन 1 मिनट बाद रिसीव की गई। एक आदमी की खाबीदा आवाज उसकी समाज से टकराई। और रब भला करे, कौन है भाई तड़के तड़के? मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ दिलदारा, ये सोने दा वेला नहीं है। जल्दी से बिस्तर से उठो और मेरे घर आ जाओ। वो पापा को भी साथ लेते आना, यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। पर हुआ क्या है? सुरेंद्र कौर की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो तड़के तड़के तेरे को क्या हो गया? वो बड़ा गजब हो गया यार। वो चीनी गुंडे आबिद अली के पुत्र वजदान को अगवा करने आए थे। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, पर दरबार सिंह उनके हाथों मारा गया। सूतर सिंह की भी हालत नाजुक है, वो अस्पताल में। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आ जाओ। ओ तू तो ठीक है ना? ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बस तुम लोग आ जाओ, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। दूसरी तरफ से कहा गया। प्रताप ने क्रैडल दबाकर अस्पताल का नंबर मिलाया और सूतर सिंह के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उन्हें अभी तक होश नहीं आ सका। होश में आने के बाद इस बारे में कोई बात कही जा सकती है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वैसे तो बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? मैंने कहा है ना कि होश में आने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। प्रताप ने रिसीवर रखा और लॉन से निकलकर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। गली में रहने वाले जो लोग सूरत हाल मालूम करने आए थे वो अपने घरों को जा चुके थे। गेट के बाहर वो 2 पुलिस वाले खड़े चीनी जुबान में बातें कर रहे थे, जिन्हें इंस्पेक्टर चांगशू छोड़कर गया था। प्रताप सिंह इन चीनी गुंडों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने ये कार्रवाई की थी। उनकी तादाद 5 थी। उनमें से 3 धोखे से पुलिस वालों को ले गए और 2 ने मकान पे हल्ला बोल दिया था। उनमें से भी एक जख्मी होकर भाग गया था और दूसरा मारा गया था। लेकिन प्रताप को हैरत इस बात पर थी कि सूतर सिंह और दरबार सिंह इतनी आसानी से उनके काबू में कैसे आ गए। वो दोनों 6-6 फुट के गबरू जवान थे। लड़ाई में 2-4 आदमियों के काबू में नहीं आ सकते थे, लेकिन दरबार सिंह किस कदर खामोशी से अपनी गर्दन तुड़वा बैठा और सूतर सिंह अभी तक बेहोश पड़ा था।
जाहिर है इन चीनी गुंडों की खिदमत किराए पर हासिल की गई थी और उनकी पुश्त पर दारा के सिवा कोई नहीं हो सकता था। दारा, जो उसके लिए अजनबी था, उसकी दुश्मनी आबिद अली से थी और वो आबिद अली की तलाश में यहाँ आया था। उसने आबिद और उसकी बीवी को खत्म कर दिया था और अब उनके बेटे को खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो उसके जुर्म का चशमदीद गवाह था। सिर्फ वजदान ही उसे शनाख्त कर सकता था और वजदान की गवाही उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती थी। वो हर सूरत में वजदान को खत्म करना चाहता था और इस चक्कर में उसने प्रताप सिंह से भी दुश्मनी मोल ली थी। प्रताप का एक बंदा मारा गया और दूसरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। तुझे मेरी जिंदगी बड़ी महंगी पड़ेगी दारे। मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तेरा पीछा करूंगा, वो पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। दारा के बारे में सोचते हुए वो दांत किचकिचाने लगा। जबड़ों के मसल उभर आए। पहले तो वो अपने जिगरी दोस्त आबिद और उसकी बीवी के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन अब उसमें जाती इंतकाम का अंसर भी शामिल हो गया था। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर उसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। उसने चौंक कर गेट की तरफ देखा। गेट बंद था, लेकिन उसे समझने में देर न लगी कि दिलदार सिंह आया होगा। दिलदार सिंह की रिहाइश रिवर वैली रोड पर थी। आम हालात में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में यहाँ पहुंचा जा सकता था, लेकिन उसे सोते से जगाया गया। तैयार होने में कुछ वक्त लगा होगा। अब 20-25 मिनट हो चुके थे। उन्हीं की गाड़ी होगी। और फिर दिलदार सिंह की आवाज सुनकर उसकी तस्दीक भी हो गई। गेट पर मुतय्यन पुलिस वालों से रोककर सवाल जवाब कर रहे थे। प्रताप ने आगे बढ़कर गेट खोला। इन्हें अंदर आने दो, उसने कांस्टेबल से कहा और वो दोनों अंदर आ गए। प्रताप ने गेट बंद कर दिया। की हो या भाया? दिलदार आगे बढ़ते हुए बोला। होना की है, वो शैतान हाथ धोकर उस मासूम के पीछे पड़ गए। आज भी वो उसे उठाने आए थे, लेकिन जब तक प्रताप सिंह जिंदा है वो इस बचूंगड़े पे आंच नहीं आने देगा। है कहाँ वो? अंदर कमरे में सो रहा है। कितना मासूम बच्चा है यार, उस पर कैसे कैसे जुर्म तोड़े गए। उस रोज उसकी नजरों के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और आज उसकी गनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया। क्या हालत हुई होगी गरीब की। और दरबार सिंह, वो कैसे मरा? सूतर सिंह कैसा है? दिलदार ने पूछा। वो बातें करते हुए लाउंज में आ गए थे। वो कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी गर्दन की हड्डी कैसे तोड़वा बैठा। सूतर सिंह अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। मैं अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन इस लड़के को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था और ना ही साथ ले जा सकता था। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलवाया है। बाबू, तुम किचन में जाकर चाय बना लो। वो सुरिंदर कौर की तरफ देखते हुए बोला। आंखों में जलन और दिमाग में धमाके से हो रहे हैं। एक कप चाय पी लूं, फिर अस्पताल जाकर सूतर सिंह का पता करूं। सारी चीजें किचन में मौजूद हैं। दूध की बोतल भी फ्रिज में रखी हुई है। सुरिंदर कौर किचन में चली गई। वो 33-34 साल की एक भरपूर जवान औरत थी। लांबा कद और हुस्न भी खुदा ने उसे जी भर के दिया था। वो उस वक्त शलवार कमीज पहने हुए थी। दिलदार सिंह की उम्र 38 साल थी। वो भी सेहतमंद और लंबे कद का मालिक था। वो स्लीपिंग सूट पहने हुआ था। सर पर पगड़ी नहीं थी। बाल सफेद नेट में खोपड़ी पर जूड़े की तरह फंसे हुए थे। स्याह गोल दाढ़ी उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। दिलदार सिंह से प्रताप की दोस्ती बड़ी पुरानी थी। शहर में चलने वाली 3 दर्जन टैक्सियां और तकरीबन 40 ट्रेशा उसकी मिल्कियत थे। वो ये गाड़ियां किराए पर चलाता था। तकरीबन 20 साल पहले जब वो सिंगापुर आए तो उसने किराए पर ट्रेशा लेकर चलानी शुरू की थी। उस वक्त वो 18 साल का नौजवान था। काम और मेहनत का जज्बा था। वो ये आरजू लेकर सिंगापुर आया था कि मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। उसने वाकई मेहनत की और कमाया। 1 साल की मेहनत से उसने एक सेकंड हैंड ट्रेशा खरीद लिया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। ट्रेशा के साथ उसने टैक्सियों पर भी हाथ डाल दिया और अब 20 साल गुजरने के बाद वो ट्रेशा और टैक्सियों के हवाले से सिंगापुर की सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरे ममालिक, खासतौर पर हिंदुस्तान से रोजगार की तलाश में आने वाले लोग जब हर तरफ से मायूस हो जाते तो दिलदार सिंह के पास आ जाते। वो उन्हें बगैर किसी जमानत या सिक्योरिटी के टैक्सी या ट्रेशा किराए पे दे देता। वैसे उसके ज्यादातर ड्राइवर मुस्तकिल ही थे। दिलदार सिंह की रोजाना की आमदनी हजारों में थी। उसने रिवर वैली रोड पर एक शानदार बंगला बना रखा था। उसकी शादी भी सिंगापुर में रहने वाली एक सिख फैमिली में हुई थी और ये रिश्ता कराने में प्रताप सिंह का भी हाथ था। सुरिंदर कौर हसीन होने के साथ साथ बड़ी सुघड़ और तालीम याफ्ता थी, लेकिन खुदा ने इन दोनों को अभी तक औलाद की नेमत से महरूम ही रखा था। मगर वो मायूस नहीं थे। दिलदार सिंह को यकीन था कि एक न एक दिन खुदा उनकी झोली भी भर देगा। सुरिंदर कौर चाय बना के ले आई। एक कप उसने प्रताप सिंह के हाथ में थमा दिया, दूसरा अपने शौहर को दिया और तीसरा संभाल कर खुद सोफे पर बैठ गई। चाय पीते वो बातें भी करने लगे। ये नहीं पता चला कि वो लोग कौन है। उन्होंने आबिद और उसकी बीवी को कत्ल क्यों किया और वो उसके बेटे को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? दिलदार ने प्रताप की तरफ देखते हुए पूछा। वो कोई पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने आबिद अली और उसकी बीवी और बेटे को लाहौर में भी कत्ल करने की कोशिश की थी। वो भाग कर यहाँ आ गया था। ये 12 साल पहले की बात है।
वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर आबिद अली की कहानी सुनाने लगा। सोने वाली बात वो गोल कर गया। आखिर में वो कह रहा था, 12 साल तो सुकून से गुजर गए। आबिद अली का ख्याल था कि वो लोग उसे भूल भाल गए होंगे, पर मौत किसी को नहीं भूलती। वो दोनों तो खत्म हो गए, लेकिन मैं इस मासूम को उन दरिंदों के हाथ नहीं लगने दूंगा। उन्होंने मेरे घर पे हमला करके और मेरे बंदे को मारकर बड़ी गलती की है। अब वो मेरे इंतकाम से बच नहीं सकेंगे। उसने चाय का आखिरी घूंट भरा और कप मेज पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। और बाबू, तुम जरा काके का ध्यान रखना। मैंने सवेरे सवेरे तुम्हें तकलीफ दी। नहीं बाजी, तकलीफ कैसी, बंदा ही बंदे के काम आता है, सुरिंदर ने जवाब दिया। दिलदार सिंह भी स्लीपिंग सूट की शर्ट से चाबियों का गुच्छा निकालता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने चाबियां प्रताप की तरफ बढ़ाई और खुद भी उसके साथ चल पड़ा। प्रताप सिंह उसकी मर्सिडीज कार में बैठकर रुखसत हुआ तो उसने गेट बंद कर दिया और अंदर आ गया। 5 बज चुके थे। रात की तारीकी दिन के उजाले में तब्दील होने लगी थी। सड़कों पर अभी सिर्फ दूध वालों की गाड़ियों की आमदरफ शुरू हुई थी या फिर कोई इक्का दुक्का कार नजर आ जाती। प्रताप को ज्यादातर सड़कें खाली मिली, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी दरमियानी रफ्तार से चला रहा था। वो जानता था कि मुकर्ररा हद से तेज गाड़ी चलाना जुर्म है। वो ये भी जानता था कि कोई न कोई सार्जेंट कहीं न कहीं जरूर छुपा होगा। तेज रफ्तार गाड़ी को देखते ही वो अपनी मोटरसाइकिल पर उसका ताक़ुब शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में चालान तो होगा ही, लेकिन कुछ वक्त भी जाया होगा। वो उड़कर अस्पताल पहुंच जाना चाहता था, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार काबू में रखी थी। टेंगलेटन रोड पर वाक़ अस्पताल पहुंचने में उसे 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इंक्वायरी काउंटर से पता चला कि सूतर सिंह को तीसरी मंजिल के कमरे में रखा गया है। प्रताप सिंह कमरे का नंबर दरियाफ्त करके तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वो जैसे ही मतलूबा राहदारी में मुड़ा, चंद गज आगे 2 पुलिस वालों को देखकर वो समझ गया कि उसका मतलूबा कमरा वही है। उन पुलिस वालों ने उसे कमरे में दाखिल होने से रोक दिया। ओए, वो मेरा मित्र है, तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? इंस्पेक्टर चियांगशु की इजाजत के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। वो किधर है इंस्पेक्टर चियांगशु? उसे बताओ, सरदार प्रताप सिंह आया है। कांस्टेबल ने उसे पहले घूर कर देखा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने प्रताप को अंदर जाने का इशारा किया। कमरे में चियांगशु के अलावा सादा लिबास में होमिसाइड का एक ऑफिसर भी मौजूद था। बेड के दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा था, उसके साथ एक नर्स भी थी। सूतर सिंह बेड पर पड़ा हुआ था। वो होश में था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसे देखकर प्रताप जल्दी से आगे बढ़ा, मगर चियांगशु ने उसे रोक दिया और होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। प्रताप सिंह तड़प कर रह गया। वो बेड के करीब सूतर सिंह के बिल्कुल सामने खड़ा था। सूतर सिंह ने उसकी तरफ देखा भी, लेकिन उसकी आंखों में वहशत थी। शनासाई की रमक भी नजर नहीं आई थी। बेड पर झुका हुआ डॉक्टर सूतर सिंह से बार बार कुछ पूछ रहा था, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वहशतज़दा सी नजरों से बारी बारी उन सबकी तरफ देखता रहा। सॉरी ऑफिसर, तुम अभी इसका बयान नहीं ले सकते। मुझे अंदेशा है कि इसकी याददाश्त और कुव्वत गोयाई मुतासिर हुई है, डॉक्टर ने सीधा होते हुए कहा। क्या? प्रताप सिंह कांप उठा और फिर वो डॉक्टर और इंस्पेक्टर की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और सूतर सिंह को कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। तू बोलता क्यों नहीं सूतर सिंह? मेरी तरफ देख। ओ मैनू पहचान, मैं प्रताप। देख, गौर से मुझे देख, पहचान मुझे। सूतर सिंह के चेहरे पर कर्ब के तासरात उभर आए। प्रताप सिंह ने उसे बुरी तरह झंझोड़ डाला था। उसने प्रताप सिंह की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजनबियत थी। उसके होठों को भी हरकत नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर प्रताप को बाजुओं से पकड़कर पीछे हटा लिया। अब प्रताप सिंह सूतर सिंह को इस तरह खामोशी से देख रहा था जैसे उसकी अपनी कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई हो। सूतर सिंह के बारे में डॉक्टर के सनसनीखेज इंकशाफ से उसके हवास पर बिजली से गिरी थी। मिस्टर प्रताप सिंह, होश में आओ। हो सकता है शदीद सदमे की वजह से वक्ती तौर पर उसके हवास मख्तल हो गए हों और बोलने की सकत न रही हो, पर तुम अपने आप को तो संभालो, चियांगशु ने उससे कहा। ये ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? क्या इंस्पेक्टर ठीक कह रहा है? हाँ, तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, डॉक्टर ने जवाब दिया। ये तकरीबन 1 घंटा पहले होश में आया था। ऐन मुमकिन है कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी कुव्वत गोयाई और याददाश्त बहाल हो जाए। बहरहाल चंद टेस्ट होंगे, इसके बाद ही कोई हतमी बात बताई जा सकेगी। इसकी जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं ना? नहीं, इसकी जिंदगी महफूज है। लेकिन इस जिंदगी का की फायदा? वो ना ये बोल सकता है, ना किसी को पहचान सकता है। इसको तो अपनी पहचान नहीं रही है। इसे तो ये भी नहीं पता कि ये खुद कौन है। मायूस नहीं हो मिस्टर प्रताप, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी कुव्वत गोयाई और याददाश्त लौट आए। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ डॉक्टर। मैं अपनी सारी दौलत लौटा दूंगा। इसे हौसला रखो मिस्टर प्रताप, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। आओ बाहर चले।
इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। होमिसाइड ऑफिसर भी उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे इत्तला देना डॉक्टर। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा और प्रताप सिंह के साथ कमरे से बाहर आ गया। उसने दरवाजे पर मुतय्यन पुलिस कांस्टेबलों को सख्ती से हिदायत की कि इसकी इजाजत के बगैर किसी गैर मुतल्लिका शख्स को कमरे में दाखिल नहीं होने दिया जाए। वो अस्पताल की इमारत से बाहर आकर लॉन में खड़े देर तक बातें करते रहे। उस वक्त धूप निकल आई थी। प्रताप सिंह की आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गईं और दिमाग में धमाके हो रहे थे। अब तुम घर जाओ प्रताप सिंह। मेरा ख्याल है दरबार सिंह की आखिरी रसूमात भी तुम्हें अदा करनी होगी और इस सिलसिले में तुम्हें इंतजामात भी करने हैं। मेरे सिवा उनका यहाँ है भी कौन? उन दोनों के खानदान तो हिंदुस्तान में है। और मैं टेलीफोन पे दरबारे के घर वालों को इत्तला कर देता हूँ। उसकी डेड बॉडी अमृतसर भिजवानी होगी। ठीक है, मैं पुलिस की तरफ से कागजात तैयार करके किसी कांस्टेबल के हाथ भिजवा दूंगा। तुम अस्पताल से डेड बॉडी मंगवा लेना और अपना ख्याल रखना। तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। तुम्हें उस बच्चे का भी ख्याल रखना होगा जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं उसकी हिफाजत के लिए मजीद इंतजाम करूंगा। जाओ अब तुम घर। प्रताप सिंह चंदा में उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अब कोई माई का लाल काके तक नहीं पहुंच सकेगा इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्टर जियांशु से हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पार्ट 5 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 6 समाप्त फरमाएं।